जय श्री राम साथियों। मैं कुमार अमिताभ आप सबके समक्ष अपनी एक काव्य रचना है 18 जून 1576 इसको लेकर के जो है उपस्थित हुआ हूँ। मेरी इस काव्य रचना में मूल रूप से ऐतिहासिक है, जिससे कारण मुझे हमेशा ये लगता था कि चूँकि इतिहास को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते, तो मुझे लगता था कि मतलब लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग इसको उतना सम्मान या जो चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। मेरे साथियों ने हमको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ों को बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग लाइक करते हैं और इसको जो है पुस्तक के रूप में छपवाइए। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि यह किताब के रूप में आ जाए। तकरीबन कई प्रेस वालों से बात किए या फिर कई जगह पर दोस्तों से मदद लेने की कोशिश की, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि मैं सफल नहीं हो पाया इसको किताब के रूप में ला पाने में। अभी तक तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और जल्द ही कोशिश है मेरी कि किसी न किसी माध्यम से इसको पुस्तक के रूप में आपके पास ले जाऊं। आप पढ़िए, उसके बाद फिर इसको न्याय कीजिए इसके साथ कि ये क्या कैसा लगा। इसी बीच हमारे साथी ने कहा कि आप जो चाह रहे हैं वो सही है, पर इसमें जो जिस तरह की चीज़ें आपको चाहिए वो तो यूट्यूब से भी हो सकता है। आप यूट्यूब के माध्यम से अपने पुस्तक के बारे में लोगों को बताइए, उसे कुछ अंश साथियों के बीच में रखिए। इससे जो है बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने हमको इसको समझाया और इसीलिए मैं जो है एक यूट्यूब चैनल उन्हीं साथी की सहायता से बनाया हूँ। मुझे वैसे ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बनाया हूँ। 0 माइल पोएट्री इसी नाम से हमारा चैनल है और कोशिश करूँगा कि इस पर एक मतलब नियमित अंतराल के बाद आपको मेरी कविताएं मिलती रहे। अच्छा लग रहा है कि चलो अपनी जो किताब थी, अपनी जो सोच थी, जिस बिंदु को लेकर के मैंने लिखा, जिस कारण से लिखा, उसको जो है आपके समक्ष रखने की कोशिश मैंने आरंभ कर दी। वैसे कोशिश तो किताब छपवाने की थी, किताब अगर किसी तरह से आ जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जैसे भी हो सकता है मैं आपके समक्ष इसके रचनाओं को, इसकी कविताओं को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ अंश हैं इसमें। ये कविता पूरी तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की है, जिसमें मतलब मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये मेवाड़ का इतिहास कहना हमको लगता है कि इस कविता के साथ अन्याय होगा, इसको देश का इतिहास कहिए तो ज़्यादा अच्छा। इसीलिए मैंने इसमें कुछ इसके शीर्षक को मतलब इसका शीर्षक चुन करके रखा अपनी तरफ से 18 जून 1576, यही इसका शीर्षक है। इसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध का पूरा वर्णन है। उस एक तिथि को क्या क्या हुआ था, विभिन्न किताबों को हमने बहुत नज़दीक से देखा, पढ़ा, और उसमें जो बातें थी कि जो है कौन कहाँ से लड़ रहा था, किशोर लड़ रहा था, शालिवाहन कहाँ थे, तंवर कहाँ थे, राम शाह तंवर थे, वृद्ध व्यक्ति जो रणभूमि में गजब तरीके से युद्ध करता है, मानसिंह क्या करता है, मानसिंह के साथी क्या करते हैं, बहलोल खां कहाँ पर था, और एक और नाम आता है उसमें। बहुत सारे लोगों को वैसे तो नाम आता है, भीम सिंह ढूलिया थे, और भी मतलब वीरता का जो अप्रतिम उदाहरण हो सकता है, उस उदाहरणों को लेकर के हमने इस कविता को लिखा है। घटनाक्रम के हिसाब से लिखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने ऐतिहासिक जो तथ्य हैं जो मेरी दृष्टि में आए, मैंने उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया है। ऐसा कभी कतई नहीं किया है कि किसी मतलब आडंबर में आकर के उसको जो है जोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एग्जैक्ट हमको उस तिथि को दिखा कि उस दिन ये घटनाएं ही हुई होंगी, और उन्हीं घटनाओं को लेकर के मैंने काव्य रूप में लिखा इस कविता को। आगे आप सबों का प्रेम स्नेह अगर मिलता है तो कोशिश करेंगे कि इस कविता को छपवा सके। और अब ज़्यादा समय लेंगे नहीं, कम समय में, चूँकि हमें बताया गया है कि छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लोग आसानी से देख पाएंगे, बैठकर 1 घंटा लगाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ इसके अंशों को आपके समक्ष हम
रखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी पूरी पुस्तक। ये लगभग 4000 पंक्तियों की कविता है, जो निश्चित रूप से 1-2 पेज की तो होगी नहीं, ये कम से कम तो 100 से अधिक पेजों में ये आ सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं समझिए कि महाराणा प्रताप पर कोई कविता लिखी गई है। ये कविता पूरी तरह से शौर्य 18 जून 1576 के दिन विभिन्न सैनिकों के द्वारा, विभिन्न प्रमुख सैनिकों के द्वारा, मेवाड़ के सैनिकों के द्वारा किस तरह से मतलब शौर्य दिखाया गया था, एक एक घटनाक्रम का हमने वर्णन किया है। एक जो बेहतर हो सकता है, एक आपको इसके बारे में एक सीन के साथ आपको हम क्रिएट करके बताना चाहते हैं कि युद्ध जो है आरंभ हो गया है। बीच में एक है कि युद्ध आरंभ हो गया है, और युद्ध आरंभ होने के बाद मतलब महाराणा प्रताप चाहते थे कि सेना जो है घाटी में आए, मानसिंह की सेना, और मानसिंह चाहते थे कि महाराणा प्रताप की सेना जो है मैदान के में आ जाए। खमनौर घाट का मैदान था, खमनौर गांव का मैदान है, वहाँ पे चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना वहाँ पे आ जाए युद्ध लड़ने के लिए, और महाराणा प्रताप चाहते हैं कि मानसिंह की सेना जो है घाटी में घुसे। इसी तरह से कुछ समय गुजर जाता है और नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। अंततः एक घटना होती है जिसमें भील जो है रसद आदि लूट करके लेके चल जाते हैं, जिसके बाद मानसिंह की सेना को मजबूरन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें चढ़ाई में घाटी है तो पहाड़ों के बीच में हल्दी घाटी, और उसी घाटी में चढ़ाई शुरू होती है। और क्या क्या घटनाक्रम वहाँ पे होता है, जो इस घटनाक्रम को आप देख सकते हैं कि शुरू होती है चढ़ाई, और कविता के रूप में इसका आनंद ले। आ गया शौर्य का वह मुहूर्त, रणभेर नगाड़े बोल गए, नरसिंह नरगज की नादों से आकाश धरासर डोल गए। दल एक तुर्क मतवाला था, उसने घुसने की ठानी थी, सारी सेना बाहर ठहरे सैयद वीरों की वानी थी। तुर्कों को था अभिमान गजब, भूले सकती अफगानों की, बेघुसे अभी थे घाटी में लग गई घड़ी चट्टानों की। भीमशिला हराती भूपर पर्वत से नीचे आई, कांप उठी धरती लेकिन तुर्कों की सेना मुस्काई। क्या इन्हीं पत्थरों के बल पर राणा ने यह रण ठाना है, कुछ नए व्यूह की चाह हमें रण का यह ढंग पुराना है। पत्थर ज्यों गिरते पर्वत से सेना हट दूर चली जाती, करते तुर्की दल परिहास सेना मन ही मन मुस्काती। सारी सेना हंस रही मगर यह मान सिंह चुप रहता था, राणा की ताकत उसे पता मन ही मन भय कुछ गहता था। कहता अपने सरदारों से मेवाड़ी आन अटूटी है, यह छद्म शांति है निर्बलता पूरी की पूरी झूठी है। नाहर जब करता है धावा 2-4 कदम पीछे जाता, पर शत्रु अभागा अभिमानी उसका बल माप नहीं पाता। राणा को मत निर्बल समझो, समझो नाहर के उसे तुल्य, किंचित जो सजगता छूट गई सब भुगतेंगे प्राणांत मूल्य। फिर भी तुर्कों से भूल हुई आका मेवाड़ी जोर नहीं, कुछ भील पठाल कुछ राजपूत, सोचा दुश्मन कुछ और नहीं। राणा की नीति सफल हुई, आया घाटी तक शत्रु प्रबल, घाटी के भीतर शांत खड़े अरिहंत हुए मेवाड़ी दल, अरिहंत हुए मेवाड़ी दल। ये मेवाड़ की सेना जो है घाटी के भीतर अपना व्यूह सजाकर बैठा हुआ, और मानसिंह की फौज इसे बहुत हल्के में ले रही है कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, लगभग 1/4 थी, मतलब मानसिंह की सेना की 1/4 भाग था महाराणा प्रताप की सेना का। तो ये लोग घाटी में घुसने की कोशिश करना आरंभ कर देते हैं। निर्जन निशंक घाटी को देख बाहर संदेशा भिजवाया, 2-4 नहीं 10-20 नहीं एक जत्था तुर्की दल दाया। बढ़ रहे तुर्की दल घाटी में कोई अवरोध नहीं पाकर, मन ही मन झूम उठे थे वे घाटी तल में सीधे आकर। कहते क्या भाग गया राणा, हिम्मत यह अगम अपार देख, या कहीं छिपा वह बैठा है अपनी सेना की हार देख। कहते हैं कि मतलब उसके सैनिक जो अंदर गए, और वो जो है जब देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं घाटी में, मतलब हल्का फुल्का अवरोध ही है, छोटा मोटा अवरोध है, लगता है सेना तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो लोग हंसने लगे और सोच रहे हैं कि लगता है कि मतलब राणा प्रताप का जो है सेना भाग गया है, या फिर जो है वो हमारी सेना को देख करके उसका हिम्मत पस्त हो गया है ना। फिर बेवजह मानसिंह डरता है, ये सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि बेवजह मानसिंह डरता है, राणा का मान बढ़ाता है, लो भाग गया मैदान छोड़ झूठे का ताव चढ़ाता है। मतलब कितना ये लोग सब निश्चिंत हो गए एकदम।
घाटी का तल संकीर्ण बहुत, धोखा चलना भी मुश्किल था। घोड़े तो चल लेते किंतु हाथी का निकलना मुश्किल था। हंस रहे तुर्क भीतर आकर आपस में बातें करते थे। राणा राणा की हाक लगा, निर्भीक कुलाचे भरते थे। सब जांच परख कर देख लिया, निर्भीक संदेशा भिजवाया। घाटी में चढ़ाई पूरी हो, उल्लास शरीर पर था छाया। मतलब हो गया कि घाटी खाली है भाई, बहुत ज़्यादा कोई रेसिस्टेंस मतलब अवरोध नहीं है कुछ, और छोटा मोटा है, ऐसे ही 2-4-10 लोग होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और घाटी में चढ़ने के लिए बाहर संदेशा भिजवा दिया गया। तभी अचानक मतलब एक जत्था अंदर गया था। पहले तो 2-4 लोग गए अंदर, देखे कुछ न मिला तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं। तो एक जत्था अंदर चला गया, और जत्थे में काफ़ी सारे सैनिक होते हैं, सैकड़ों की संख्या में सैनिक अंदर मतलब मार्च करते हुए एक पतले दर्रे से, जिसमें 2 आदमी का चलना भी मुश्किल होता था। मतलब घोड़ा तो चल सकता था लेकिन हाथी अंदर नहीं जा सकता था। ऐसे दर्रे में जाकर वो लोग आगे चले गए। तभी अचानक क्या होता है कि लपलपाती और हवा को चीरती वज्र सी सहदामनी सी आ गिरी। एक भाले में गुथे 2 तुर्क ज्यों जड़ हुए मेवाड़ी दल से जा गिरी। मतलब अचानक से मेवाड़ की सेना ने अपनी रणनीति के तहत पुरजोर हमला किया, और उस एक जो जत्था था उसको घेर लिया। एक पहला भाला का वार है कि लपलपाती और हवा को चीरती वज्र सी सहदामिनी सी आ गिरी। एक भाले में गुथे 2 तुर्क ज्यों चढ़ हुए मेवाड़ी दल से जा गिरे। एक ही भाले में 2-2 आदमी को बेध देने वाले प्रहार से महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला किया घाटी में घुसने का के कारण। मानसिंह की सेना का वो जत्था सोचिए कैसा अभागा रहा होगा कि एक एक भाले से ऐसा जगह फंसा लिया गया था वो, कि एक एक जगह पर एक एक भाले से 2-2 व्यक्ति गूथे जा रहे थे। मच गया भूचाल, पर्वत हिल गए, आज तुर्कों को मेवाड़ी मिल गया। अभी थोड़ी समय पहले तो मतलब मजा आ रहा था, इन लोग अच्छा लग रहा था, क्या है कोई है ही नहीं, पूरा मैंने काफ़ी निर्भीक होकर के बातें कर रहे थे। और तुरंत जो है इन लोगों को मार पड़नी शुरू हो गई। तीर और तलवार भालों से यहाँ लो समर के पुष्प देखो खिल गए। कुछ डटे कुछ मार खाकर भागते। अब जब मार पड़नी शुरू हुई तो कुछ भागेंगे भी। कुछ डटे कुछ मार खाकर भागते, छिन्न होते अंग जीवन मांगते। लौटने की चाह किंतु आज क्या भोगते, दुर्भाग्य अपना जागते। घाटी के भीतर मची भगदड़ अनोखी बात थी। फंस गए सैनिक कई भीलों की ऐसी घात थी। ये घात भीलों का था। पत्थरों की चोट खाते बिलबिलाकर भागते, धर्म की देते दुहाई और जीवन मांगते। तीर पत्थर और भाले प्राण के दुश्मन बड़े थे। लौटने की राह मुश्किल, साथियों के सब पड़े थे। कई लोग मारे गए। तीर भाले तलवार और पत्थर ये सब चल रहे थे। और घाटी का क्या होता है कि ऊपर से नीचे, ऊपर से जब नीचे की ओर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आप ऊपर की स्थिति में है और आपका दुश्मन नीचे की स्थिति में है तो कितना भीषण प्रहार आप कर सकते हैं। वही हुआ वहां पर भी। घाटी में कुछ थे फंसे हुए, कुछ थे स्तब्ध मुहाने पर। तुर्की दल चिंतातुर हुआ घाटी का हाल सुनाने पर। जो वहां से मतलब अंदर से बाहर की ओर जब लोग आए, आकर के घायल होकर के, हाथ कटे हुए पैर कटे हुए जब लोग आकर के यहाँ सुनाने लगे कि अंदर बहुत भयानक मार मार रहा है, तो कैसा दृश्य उत्पन्न होता होगा इसका अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। सैनिक बाहर आ कहते थे राणा की चाल निराली है। घाटी के भीतर भीलों का एक वार न जाता खाली है, एक भी वार खाली न जाता। घाटी की दीवारें ऊंची है, भालों खांडों का जोर व्यर्थ। जो घुसी मदद को सेना तो हो जाएगा भारी अनर्थ। अच्छा है कुछ क्षण रुके रहे, साथी को बाहर आने दें। पीछे हटकर फिर सोचेंगे, तब तक उत्पात मचाने दें। अब अंदर के जो साथी आए थे उन्होंने कहा कि आराम से देखिए इसको कि क्या हो रहा है। जो मानसिंह ने समझाया मुँह चढ़े तुर्क सरदारों को, राणा की नीति को समझो समझो मेवाड़ी वारों को। हो जाओ शीघ्र तैयार, अभी जो जहां खड़ा वह वहीं अड़े। छोटी सी चूक बड़ी भारी, योद्धा सब आगे रहे खड़े। लौटने की राह तकते थे सभी, तुर्कियों को छिन्न आते देखते। घाटी से बाहर सभी आ जाएं, फिर कुछ नया रण बन सके यह सोचते। मतलब ये एक ऐसी घटना हो गई कि पूरा एक जत्था अंदर है और बाहर बड़ी सेना है। अब जब तक वो जत्था बाहर आ नहीं जाता है, या सबके सब जो है मर नहीं जाते हैं, या फिर बाहर आकर के अपनी मतलब जब तक वो निकल नहीं जाते हैं, वो अध्याय समाप्त नहीं होता है, नया अध्याय शुरू न किया जा सकता है। एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति वहाँ पे पूरी तुर्क सेना की यानी मुगल सेना की हो गई। उस जिसके सेनापति मानसिंह जी थे, राजा मानसिंह थे, वे भी एकदम स्तब्ध थे कि इतना भीषण युद्ध के बारे में परिकल्पना उन्होंने नहीं किया था। लौटने की होड़ में भगदड़ हुई। जब सभी लोग लौट रहे थे ऐसी स्थिति में भगदड़ हो गई। लौटने की होड़ में भगदड़ हुई, मानसिंह से बस यही गड़बड़ हुई। और राणा ने किया संकेत, फिर तुर्क सेना आज विस्मित जड़ हुई।
लौटने की होड़ जो मच गई लोगों में कि भागो भागो की स्थिति जो हो गई कि आगे बढ़ना संभव नहीं है और मार पड़ रही है ज़बरदस्त, तो वो लोग पीछे लौटने लगे। और यहीं पे थोड़ी सी चूक हो गई, जो नीति नियम इन लोगों ने बनाए थे वो ठहर नहीं पाए महाराणा प्रताप के रणनीति के आगे, और विवश हो गए ये लोग सब। मतलब तुर्की सेना यानी कि मुगल सेना पूरी तरह से विवश हो गई। और फिर बस क्या था, महाराणा प्रताप ने संकेत कर दिया युद्ध करने का। राणा दल की हुंकार उठी, जय जय मेवाड़ पुकार उठी, घाटी के दाएं पर्वत से भालों की भीषण ज्वार उठी। घाटी जो थी उसके दाहिनी ओर जो है भाले लिए हुए हजारों सैनिक बैठे हुए थे। उनको संकेत मिलते ही उन्होंने भीषण आक्रमण कर दिया। संभले जब तक तब तक प्रचंड हारावल ने कर दिया द्वंद्व, मेवाड़ी जब तलवार चली घोड़े संग काट सवार चली। मतलब दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। दोनों तरफ कहने का मतलब हुआ कि बाईं ओर से तो, दाहिनी ओर से तो आया ही, बाईं ओर से भी हमला अचानक से आरंभ कर दिया। तो यही है कि जब संभले जब तक तब तक प्रचंड, जब तक मुगल सेना संभल पाती तब तक हरावल, हरावल कहते हैं अगली पंक्ति को, सेना का जो पहला पंक्ति होता है जिसमें हमेशा से चुंडावत आदरणीय एकदम समझिए वीर लोग जो रहते थे, सबसे वीर आदरणीय लोग, जिनके कारण आज हम इस देश में जीवित हैं, स्वतंत्र हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे वीर लोग जो है सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होते थे। हजारों युद्धों का इतिहास है हमारा, हमारे देश का। संभली जब तक तब तक प्रचंड हारावल ने कर दिया द्वंद्व, मेवाड़ी जब तलवार चली घोड़े संग काट सवार चली। कहते हैं कि मेवाड़ के योद्धा अपनी एक वार से घोड़े सहित सवार को काट देते थे, और वैसी ही तलवार वहां पे चलने लगी। बींधे अरिदल तलवारों से खांडों से खंडित हुए अंग, भालों ने बख्तर फाड़ फाड़ कर दिया शत्रु को भंग भंग। अफगानी भालों के ऊपर तुर्कों का जोर न चलता था, कट कट कर शीश गिरे भू पर धरनी लहू पीकर चलता था। तो इस तरह से जो है घटनाक्रमों का वर्णन हमने किया है, और बहुत ज़्यादा तो आज लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पहला ही दिन है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी कविता आज ही बहुत लंबी हो जाए। प्रतिदिन कुछ न कुछ इसको डालने का कोशिश करूँगा, और ताकि साथियों को थोड़ा सा मनोरंजन भी हो, थोड़ा लगे कि नहीं ये जो है सुनने में भी अच्छा लगे और उसे समझ भी पाएँ अच्छे तरीके से। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप सब लोग जो सहयोग, जो समर्थन इस ऐसी कविताओं को मिलना चाहिए वो आप लोग करें। हम सज्ज हैं, तैयार हैं कि आप सबके आशीर्वाद लेने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और